प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित विषय के अंतर्गत हम तीसरे पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तीसरे पाठ के अंतर्गत जो कि दो चर राशियों के रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है, के अंतर्गत हमने ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि से रैखिक समीकरण को युग्म का किस तरह से हल करेंगे इसको डिस्कस किया था और ग्राफिकल मेथड से ही ये इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होगा, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल ना होने की स्थिति कब पैदा होगी और रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल किस स्थिति में होंगे। तो एक तो हम आलेख बना के चित्र के सहायता से फिर ये बात डिड्यूस करते हैं कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो अद्वितीय हल, रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं, रेखाएं संपाती हैं तो अनंत हल। और दूसरा जो हम विशेष निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपातों को लेकर के उन रेशियोज को कंपेयर करके हम कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं कि हमने देखा था कि अगर रैखिक समीकरणों के गुणांकों को हम a1 b1 c1, दूसरी रैखिक समीकरण के गुणांकों को a2 b2 c2 कह दें तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2 हो तो वो हमारी अद्वितीय हल की यानी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आए तो वो हमारी पैरेलल लाइन की यानी कि पैरेलल लाइन कब आती है, समांतर रेखाएं कब आती हैं, जबकि हमारे पास कोई हल प्राप्त नहीं होता है, उसका प्रतिबंध होता है। और तीसरी स्थिति है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, ऐसी दशा में रैखिक समीकरण युग्म का एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होती है, संपाती होता है और उसके अनंत हल होते हैं। इसी पर आधारित हम एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड है। मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म ले लिया और आपको उसको क्लासिफाई करना है वो संगत है या असंगत। संगत और असंगत पे भी हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। संगत कौन होता है, जिसका हल हो, हल फिर वो एक हो चाहे अनेक हो। असंगत कौन होता है, जिसका हल नहीं है, इनकंसिस्टेंट, मतलब कि उसका कोई हल नहीं। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने इससे लिया है, दिस इज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और एक दूसरा है इसके साथ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो इस रैखिक समीकरण को हमको रेशियोज को कंपेयर करके ये निर्धारित करना है कि ये संगत है या असंगत। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि या तो आप दोनों अचर राशियों को दाएं पक्ष में ही रहने दीजिए या दोनों अचर राशियों को बाएं पक्ष में ही रहने दीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। हम इनको क्योंकि ये दोनों राइट साइड में ऐसे ही रखते हैं तो हमारा देखिए फिर उस दशा में a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5 आती है। a2 की वैल्यू देखिए, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू 7। तो अगर मैं कहूं कि a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारे पास 3/2, b1 अपॉन b2 क्या आया, b1 अपॉन b2 की गणना कीजिए 2 अपॉन -3 यानी -2/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो c1 अपॉन c2 को गणना करो या ना करो ये आप पे निर्भर करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग आ गए हैं। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो गई 5/7। c1 अपॉन c2 इज 5/7। तो हमने देखा कि 3/2 और 2/-3 ये a1 अपॉन a2 का रेशियो है, ये b1 अपॉन b2 का रेशियो है, इनकी वैल्यूज है तो दोनों ही बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो इसका मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल की स्थिति आई। रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। इसको इस तरह से पूरी भाषागत भी लिख सकते हैं आप, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है भी लिख सकते हैं, होगा भी लिख सकते हैं, अद्वितीय हल है। तो यूनिक सॉल्यूशन की केस यहां पर हमारे पास आया, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण युग्म, समी माने समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ये कंसिस्टेंट
पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास आ गया। इसी तरह से आपके पास थोड़ा सा उदाहरणों में अगर भिन्नात्मक संख्याएं हों तो वहां अनुपात लेने में हम कई बार कैलकुलेशन में भूल हो जाती है, तो उसका ध्यान रखेंगे। एक इसी तरह का, जबकि हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म में जो कोफिशिएंट है वो स्वयं भिन्नात्मक राशियां हैं, तो वहां पर आप किस तरह से सावधानी बरतेंगे। मान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म है 4/3x + 2y = 8 और एक दूसरा रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 12। आप ऊपर से लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लाइंस, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो सामान्य समीकरणों से तुलना करने पर, या सिंपल लिख दीजिए तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 8। देखिए c1 c2 दोनों दाएं साइड में, तो इधर लाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 12। 2 3 12, 2 3 12। अब हमको रेशियोज निकालना है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2, a1/a2 मीन्स 4/3/2 इक्वल्स टू, अब मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि जब कोई राशि स्वयं भिन्न के रूप में हो और वो अंश में स्थित हो तो उसका हर नीचे चला जाता है। तो ये क्या हो गया, 4/3 2 6, और अगर हम इसको काट दें 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 2/3 आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब हम b1/b2 ज्ञात करें। b1/b2 का मतलब b2/3। अब यहां पर हमने देखा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू समान आ गई, तो ऐसी दशा में c1/c2 तो पक्का ज्ञात करना है। c1/c2 की वैल्यू 8/12, 8/12 को 4 से विभाजित है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो c1/c2 2/3 के बराबर आ गया। तो हमने क्या देखा इस वाले एग्जांपल में, therefore a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, और तीनों के मान 2/3 आए। ये किसकी शर्त है, जब रैखिक समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो परस्पर क्या होती हैं, वो संपाती होती हैं। तो ये संपाती रेखाएं हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखाओं वाला है, तो इसके कितने हल हों, रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। ये अनंत हल की स्थिति आ गई है, पर हल तो है, एक है चाहे अनंत है, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो एक तो ये संगत असंगत पर प्रश्न आपके पास दिए रहते हैं, एक आपके पास a1 b1 जो कि हमको ये लिखना होता है कि अद्वितीय हल है या बहुत सारे हल हैं, अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है, उस वाली स्थिति पर आधारित होते हैं। एक समस्याएं आपकी प्रश्नावली में इस तरह की होती हैं कि आपको प्रश्न दे दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी, और आपसे कहा जाता है कि जांच कीजिए कि ये संगत है या असंगत। तो पहले तो आप जांच करेंगे संगत असंगत की, फिर लिख दिया जाता है कि यदि संगत है तो उसके हल ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्यूशन आपने केवल तब करना है उसका यदि वो संगत है। तो ऐसी दशा में फिर आप, अभी तो हम केवल ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसी दशा में आप उसका ग्राफ बना के हल प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से मैं ले रहा हूं जो कि स्तरीय है और महत्वपूर्ण है, इसको चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो आपके पास लाइन दे दी और आपसे कहा कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो, मान लो, तो वो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को भी काटेंगी। तो एक्स अक्ष के साथ उसका जो, अब दो रेखाएं हैं, एक स्वयं एक्स अक्ष, तीसरी रेखा, तो तीनों आपस में प्रतिच्छेद करके एक त्रिभुज बनाएंगी, और आपसे कहा जाता है कि उस त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। तो इस तरह की समस्या आपके पास रहती है, तो उसका ग्राफ में आपको दर्शाना होता है कैसे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल कराने के साथ साथ मैं आपको एक रेखा को ग्राफ पेपर पर ट्रेस करने का एक अन्य मेथड बताऊंगा। हालांकि उसकी चर्चा व्यापक रूप से कक्षा 11 में होती है, फिर भी तरीका सीखने में कोई हर्ज नहीं है, उससे हम जल्दी से किसी रेखा का ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले मैं उस मेथड पे आपके पास आऊं। अगर कोई पेयर ऑफ कोई इक्वेशन हमारे पास दी है, अगर मैं उसको इस तरह से लिख दूं x/a
प्लस वाई बटा बी बराबर 1, यानी कि दी गई रैखिक समीकरण का रूप ये कर दो। तो इस रूप में लिखने से क्या लाभ होता है कि ये रेखा x अक्ष को a, 0 पर प्रतिच्छेद करती है और ये रेखा y अक्ष को b 0, b पर प्रतिच्छेद करती है, बल्कि रेखा के समीकरण के इस रूप को हम अंतःखंड रूप कहेंगे। इसको अन्य कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे, पर अभी हम इस मेथड को लाइन को ट्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा है प्यारे बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और मैंने आपसे कह दिया प्रश्न का सार ये है कि ये दो रेखाएं और इसके साथ x अक्ष के द्वारा जो भाग, त्रिभुजाकार भाग जो बनेगा उसको छायांकित करना है और त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल को भी आपने लोकेट करना है, उनके मान निकालने। लेकिन इनका जब हम लाइन बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, तो एक तो परंपरागत तरीका है, आप डब्बा बनाते हैं, उसके अंदर फिर x के मान रखते हैं, y के निकालते हैं और उस तरह से रेखा का ग्राफ बनाते हैं। अभी हम इसमें वैकल्पिक विधि पे हैं, हम इसको इस विधि के माध्यम से ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ये एक इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या हुआ, हमने इसको इस तरह से लिखा x माइनस वाई और 1 को उधर ले गए तो माइनस 1। अगर मैं इस सारी समीकरण को ऋण 1 से विभाजित कर दूं, ऋण 1 से भाग कर दूं, तो क्या आता है प्यारे बच्चों? देखो x बट्टे माइनस 1 प्लस y बट्टे 1, क्योंकि जब माइनस 1 से डिवाइड करा इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो अब ये माइनस 1 इसके अपॉन में चला गया, माइनस से माइनस कटा तो ये हो गया और माइनस 1 बाई 1, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था दाईं तरफ 1 आ जाए, x बटा कुछ धन y बटा कुछ बराबर 1 आ जाए। तो ये कुछ यानी ये a का काम कर रहा है, तो ये x अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करेगा? इस बिंदु का नाम मान लो a रख देते हैं, तो इसके निर्देशांक आगे माइनस 1, 0। ये रेखा y कहां पर प्रतिच्छेद करेगी? इसका नंबर मान लो हम 3 कह रहे हैं, तो ये रेखा y अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करेगी? 0, 1 पे काटेगी एक ऊंचाई। इसी तरह से इक्वेशन 2 हमने ले ली फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 2y, एक स्टेप बचाने के लिए माइनस 12 को उस तरफ शिफ्ट करा तो बराबर 12 आ गया और समीकरण के दोनों पक्षों को 12 से विभाजित कर दिया। 12 से अगर मैं विभाजित कर दूं प्यारे बच्चों तो 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इक्वल्स टू 12 बटा 12, तो 1 हो गया। अब 3 से भी ये कट जाता है, x बटा 3 चकू 12 प्लस y बटा 2 छक्के 12 बराबर 1। अगर ये मान लिया जाए कि ये रेखा x अक्ष को c पर और y अक्ष को d बिंदु पर काटती है, तो c के निर्देशांक आप इस तरीके से बता सकते हैं। c के निर्देशांक कहलाएंगे 4, 0 और d के निर्देशांक कहलाएंगे 0, 6। तो अब बड़ी आसानी से हम इसका आलेख बना सकते हैं। ये संख्याएं बहुत बड़ी भी नहीं है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको विशेष पैमाने की आवश्यकता हो, आप 1 सेंटीमीटर को ही 1 इकाई ले सकते हैं। तो हम ग्राफ शीट में चलते हैं। आपके पास जो ग्राफ शीट है घर में काम करने के लिए, आप उसमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट कीजिए। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आया। अब ये हमारे पास आता है A पॉइंट आया -1, 0, ये रेखा ए बी से होकर जाएगी। अब 2 ही बिंदु पर्याप्त होते हैं ग्राफ पे, रेखा पर दोनों बिंदुओं पर आप स्केल रखो, सीधा मिला के रेखा, 2 ही बिंदु बहुत। तो A का निर्देशांक -1, 0, -1, 0 का आशय है x का -1, y का 0, यानी स्वयं। दूसरा निर्देशांक इसका आया 0, 1, 0, 1 का अभिप्राय है x का 0 और y का, x का 0, y का 1, यानी ये। अब आपने स्केल रखनी है और एक सरल रेखा इस तरह से खींच देनी है जो कि दोनों से इस तरह से होके चले जाए। अब इस लाइन का इक्वेशन हम इधर लिख देते हैं, दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हमने दूसरी रेखा, ये x
बट्टे 4 यानी 4 जीरो पे काट रही है। 4 जीरो का मतलब स्वयं ये बिंदु हुआ। दूसरा है 0,6, 0,6 का मतलब x का 0 y का 6, ये वाला पॉइंट हुआ। और इन दोनों में आपने स्केल रखी और सीधी रेखा खींच दी स्केल की सहायता से, और यहां पर इसका इक्वेशन लिख दिया 3x + 2y = 12। अब हम देखते हैं कि इन क्या कहते हैं, अगर आपने ये ग्राफ में बिल्कुल अच्छे से प्लॉट किया होगा प्यारे बच्चों, तो हम आसानी से इस बिंदु को ग्राफ शीट में सीधे ही उसके निर्देशांक दिख जाएंगे। तो इन बिंदुओं के नाम जैसे हमने रखे थे पहले वही बोल लेते हैं। ये ए नाम हमने इसका दिया था, इसके नाम को हमने ए और इसको बी बोल दिया था, और इसके निर्देशांक को हमने यहाँ पर इस वाले को 40 को सी कह दिया है और इसको डी कह दिया है। और जहां पर इसने प्रतिच्छेद करा आपस में उस पॉइंट का नाम हो गया पी। तो पी ऐसा लग रहा है जैसे 2 और 3 हो। अगर ये ग्राफ प्रिसाइज होता तो ये एग्जैक्ट आ जाता। हम देखें कि क्या ये 2, 3 है, तो x का 2 और 3 बिल्कुल 2, 3 लगभग बिल्कुल ठीक ही आया है। हालांकि मैंने 1-1 सेंटीमीटर कोई माप के नहीं लिखा है, पर आप इसको जब अच्छे से करेंगे तो ये 2 के ठीक ऊपर है और 3 के ठीक सामने है। तो p के निर्देशांक आ गए 2, 3। Therefore x का वैल्यू आया 2, y की वैल्यू आई 3, y बराबर 3। ऐसी जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आप थोड़ा जांच लें कि आपका हल सही है या नहीं है। 2,3 को मैं यहाँ प्रतिस्थापित करूं, क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है? यहाँ मैंने 2 रखा, यहाँ 3 रखा, तो 2 और 1 3, 3 ऋण 3 0। यहाँ 2 रखा, 3 दूना 6, और यहाँ पर भी 3 रखा तो 3 दूना 6, और 6 6 12, 12 ऋण 12। यानी हमारा ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और ग्राफ में तो ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। आप देखेंगे 2 के ऊपर और 3 के सामने, यानी इसने पी पर प्रतिच्छेद किया। हमारी समस्या क्या थी? यहाँ पर समस्या थी कि त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं। एक तो आप जो त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज को छायांकित करने के लिए मैं आपके सामने अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए ये प्यारे बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है, ये अभीष्ट त्रिभुज बन गया है, जो कि 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन के अतिरिक्त x अक्ष के द्वारा बना है। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल। तो अब हमको इसके शीर्ष लिखने हैं। तो इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज प्राप्त हुआ उस त्रिभुज का नाम बताइए। ये तो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है प्यारे बच्चों सी, तो एपीसी। इस प्रकार त्रिभुज एपीसी प्राप्त होता है। यानी दी गई रेखाओं एवं x अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बना, जैसा प्रश्न की भाषा है, तो इस प्रकार का मतलब जो प्रश्न वो सारा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा त्रिभुज एपीसी प्राप्त हुआ। अब ए के निर्देशांक क्या कहे जाएंगे? जब हमको निर्देशांक दर्शाने हो तो ए के आगे हम 3 बार डैश लगा देते हैं, संकेतन का तरीका है प्यारे बच्चों। तो ए के निर्देशांक क्या हो गया हमारा? -1, 0। ए के निर्देशांक -1, 0। इसके अलावा पी आया, पी के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास? 2, 3। और क्या कहते हैं सी के निर्देशांक, वो तो पहले ही हमने सी बिंदु के निर्देशांक वैसे भी साफ लिखे हैं। सी पॉइंट के निर्देशांक हो गए 4, 0। बेहतर है कि आप इनको यहां भी लिख लें, यहां भी निर्देश लिख दें। जब आप उत्तर दें तो आपका उत्तर प्रभावी हो जाएगा। ये तो हमने लिखा है, तो सी के भी कोऑर्डिनेट लिख दिए। सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0। ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0। तो ये आंसर आपका इस तरह से पूरा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी ये सम्मिलित हो सकता है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे कि 2 रेखाएं हैं और x अक्ष है, उनके प्रतिच्छेदन से बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करेंगे और त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करेंगे। इसके अलावा इसके स्थान पर कहने का आशय ये है, अन्य इक्वेशंस भी आपको दी हुई हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कि समस्या इसी तरह की हो। लेकिन जो आज हमने इसमें एक ट्रिकी मेथड सीखा, जिसको कि आप और अच्छे से क्लास 11th में सीखेंगे। अभी हम केवल उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं। जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं अच्छे से बड़े क्लास में, क्लास 11th में, तो वहां आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप की भी चर्चा की जाएगी, पर उसका अनुप्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं है। हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ तो क्लास 10th में करना है और उसका प्रयोग हम कक्षा 6 से करते आए। तो कोई रूल आता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो इस फॉर्म का आप यूज करें कि अगर कोई लाइन x/a + y/b =
1 के फॉर्म में लिखी है, तो ये x अक्ष को a, 0 पर और y अक्ष को 0, b पर प्रतिच्छेद करेगी और दो बिंदु ज्ञात हो तो आप रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसका भी अनुप्रयोग करेंगे। अब मैं एक इस तरह के प्रश्न पे आ रहा हूं जिसके आपको एक इक्वेशन दे दी है प्यारे बच्चों, और उसके संगत आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है जो या तो दी गई समीकरण के पैरेलल लाइन दर्शाए, या प्रतिच्छेदी रेखा दर्शाए, या कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखा दर्शाए। तो दी गई समीकरण है, अब दी गई रैखिक समीकरण, गिवन लीनियर इक्वेशन हो गई 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको क्या करना है, प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है इसकी। तो इसकी प्रतिच्छेदी रेखा आप दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो व्यापक रूप में और एक कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब विशिष्ट रेखा, एक जिसमें एबीसी के फिक्स मान हो और एक एबीसी के कुछ भी मान हो। तो जब व्यापक रूप में प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा मेहनत करनी है, जब विशिष्ट बतानी है तो उसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी। तो इसको एक इक्वेशन दे दिया। तो अगर मैं दोनों तरह से इसको डिस्कस करूंगा, समीकरण एक के संगत रैखिक समीकरण जो कि प्रतिच्छेदी हो, यानी 1 को इंटरसेक्ट करता हो। प्यारे बच्चों, वो कैसे लिखा जा सकता है, माना हमने कहा ax + by + c = 0 हो, ये है वो इक्वेशन मान लीजिए। तो यहां पर क्या है कि प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या आवश्यक था कि हमारा, प्रतिच्छेदी होने के लिए यह आवश्यक था कि इन दोनों का अनुपात, मतलब 2/a बराबर नहीं है 3/b के। c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 2/a 3/b के बराबर नहीं है। ऐसी दशा में एक शर्त और है इसके साथ, क्योंकि दूसरे नंबर की समीकरण है वो रैखिक है, तो रैखिक समीकरण के लिए a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। और अनुपातों में हमने यहाँ a और b को नीचे लिखा, तो मैं ये कह दूं कि a, b बिलोंग्स टू r। a और b वास्तविक संख्याएं हैं, किंतु a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, अगर मैं इसको इस तरफ लिख दूं, 2 को यहां रखूं और 3 को इसके अपॉन में ले आऊं, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू a/b, यानी जो a और b है उसका अनुपात 2/3 के बराबर नहीं है, और साथ में a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। इस प्रकार के मान a और b के हैं। तो अब हम ये बात ध्यान रखेंगे और कई सारी रेखाओं का इससे सृजन कर सकते हैं। अगर आपको, ये तो था व्यापक रूप में लिखने का तरीका, ये था कि आपको कोई विशिष्ट रूप बताना है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमारे पास लाइन थी 2x + 3y - 8 = 0, तो कोई रेखा जो कि इसको इंटरसेक्ट करती हो, मैंने लिख दिया 3x + 2y + 7 = 0। तो विशिष्ट रेखा ये हो गई, विशिष्ट माने एक। उदाहरण के लिए ये लाइन और ये लाइन आप देखिए, 2/3 ये आएगा, 3/2 ये तो कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों लाइन निश्चित रूप से इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो विशिष्ट रूप से उदाहरण देना तो बड़ा सरल है, आपने सिर्फ जांच कर लेनी है दी गई रेखा के साथ। लेकिन इसी तरह से अगर मुझे ये लिखना होता कि इसका व्यापक रूप क्या है, तो व्यापक रूप हम इस तरह से कह सकते हैं कि a और b कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं, a और b कोई भी वास्तविक संख्या है, किंतु a और b का अनुपात 2/3 नहीं है, और साथ में ना तो a 0 है ना तो b 0 है, यानी अनंत रेखाओं को ये हमारा अभिव्यक्त कर रहा है जो इसके साथ प्रतिच्छेदन करेगा। इसी प्रकार हम समांतर और क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस एक्सरसाइज को 3.1 और 3.2 का पूरा अभ्यास करेंगे। अगले सत्र में हम आगे बढ़ेंगे अन्य मेथड की ओर। धन्यवाद।